प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था पर नजर रखने के लिए एक कमेटी का हाई लेवल कमेटी का चर्चा की और उसके अलावा शेयर बाजार में इस चर्चा से काफी ज्यादा सकारात्मक माहौल भी देखा गया है। इसके अलावा देश की आर्थिक जगत में और क्या-क्या खबरों ने जगह बनाई, आइए एक नजर डालते हैं उस पर। मूडीज ने कहा कि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट की मदद से भारत के चालू खाते का घाटा निम्न स्तर पर बना रहेगा, लेकिन औद्योगिक उत्पादन और निवेश की वृद्धि दर में सुधार की गति धीमी होने के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 60% तक सीमित रहेगी। मूडीज ने वैश्विक वृद्धि में नरमी का हवाला देते हुए एशिया प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के लिए वृद्धि का अनुमान कम कर दिया है। चीन में मांग अधिक कमजोर होने से वैश्विक नरमी और गहराई है। कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रही कंपनी सहारा इंडिया परिवार को एक और झटका लगा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सहारा इंडिया परिवार की होल्डिंग कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का पैरा बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने यह कदम कंपनी के कामकाज को देखते हुए उठाया है। चीन का विदेशी व्यापार अगस्त में साल दर साल के आधार पर 9.7% से घटकर 320 अरब डॉलर हो गया है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से ये जानकारी प्राप्त हुई है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में सालाना आधार पर निर्यात 6% से ज्यादा घटा है। जुलाई में 8.9% की गिरावट दर्ज की गई है। युआन का 4% अवमूल्यन किए जाने से चीन के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिली है। इस बीच चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चौथे महीने गिरावट दर्ज की गई। बीएसएनएल अपने राजस्व में 50% बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। अगले 4 साल में 42,000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 2018-19 तक घाटे में चल रही बीएसएनएल में आर्थिक सुधार का प्लान तैयार किया है। कंपनी को साल 2014-15 में 7,265 करोड़ का घाटा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस ने कहा है कि उसके खिलाफ अमेरिका वीजा कानून के तहत इस साल जून में शुरू की गई जांच में अमेरिकी सरकार को नियमों के उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इन्फोसिस ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी श्रम विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली है और सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन परियोजना संबंधी मामले में श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन किया गया है। इसके अलावा एक नजर डालते हैं कि आज देश के शेयर बाजारों में किस तरीके का उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स में करीब 424 अंकों की बढ़त देखी गई और ये 25,317 पे बंद हुआ। निफ्टी भी लगभग 129 अंक की बढ़त के साथ 7,688 पर बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए की बात करें तो रुपए में थोड़ी सी कमजोरी देखी गई है। रुपया हालांकि 27 पैसे मजबूत होकर 66 रुपये 54 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ है। और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अनेक मोर्चों से सकारात्मक खबरें आ रही हैं। डेल इंक के चेयरमैन और सीईओ माइकल एस डेल ने कहा है कि अगर भारत को अपनी तेज जीडीपी दर को बनाए रखना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा नौकरी पैदा करने की जरूरत है। युवा शक्ति के मामले में भारत के पास अपार प्राकृतिक संसाधन हैं। डेल इंक के चेयरमैन ने कहा कि खासकर आईटी सेक्टर में भारत की स्थिति काफी मजबूत है। फिलहाल भारत में प्रति 1000 लोगों पर 20 से 30 पर्सनल कंप्यूटर हैं और इसलिए यहाँ पर इस सेक्टर में भी बिक्री बढ़ने की बड़ी संभावना है। डेल के भारत में अभी 23,000 कर्मचारी हैं और ये संख्या अमेरिका के बाद दूसरी है। कंपनी यहाँ कई हजार और नियुक्तियां करने की योजना बना रही है। वो भारत में अपने हार्डवेयर बिजनेस पर फोकस करेगी। फोर्ब्स ने 13 एशिया प्रशांत देशों के दानदाताओं की सूची में 7 भारतीयों को शामिल किया है। इनमें से 4 भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के हैं। इस सूची में जिस भारतीय का नाम सबसे पहले है वो है केरल में जन्मे उद्योगपति सनी वर्की, जिन्होंने जून के महीने में अपनी $2.25 अरब का आधा हिस्सा दान में देने की घोषणा की थी। वर्की दुबई स्थित जीएमएस कंपनी के संस्थापक हैं। कंपनी 14 देशों में 70 निजी स्कूल चलाती है। इसके बाद इस सूची में आईटी कंपनी इन्फोसिस के 4 सह संस्थापकों को शामिल किया गया है, जिनमें सेनापति गोपालकृष्णन, नंदन नीलेकणी और एसडी शिबूलाल के नाम हैं। उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए शामिल किया गया है। इन्फोसिस के एक और सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के बेटे रोहन का नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को $52 लाख देने के बाद इस सूची में शामिल किया गया है। तो और जगत से आज ये खबरें थी। वापस चलते हैं नीलम के पास। धन्यवाद अभिषेक।